नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं नरेश कुमार। कृषि ऑर्डिनेंस को लेकर संसद में तीनों बिल जो हैं वो कल रात पास कर दिए गए हैं। इसको लेकर पंजाब और हरियाणा में खासतौर पर सियासत बहुत गरमाई हुई है। इस पूरे मुद्दे के ऊपर सरकार की सहयोगी श्रोमणी अकाली दल की तरफ से जो मिनिस्टर थी केंद्र में, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और अकाली दल ने इस बिल के कुछ जो प्रोविजंस हैं उसके ऊपर सवाल उठाए हैं और इसके विरोध में इस्तीफ़ा दिया है। मैदान पर देखे जाए ज़मीनी स्तर पर पंजाब में किसानों का विरोध लगातार जारी है। इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी, जो ये बताएंगे कि इस बिल में किसानों के लिए खास क्या है और जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और विरोध को शांत करने के लिए सरकार के पास कोई क्या योजना है, क्या कोई प्लान है। इस पूरे मुद्दे पर सारे सवालों के जवाब देंगे। किसानों के का पक्ष भी इसमें रखा जाएगा पंजाब केसरी की तरफ से। मेरे सहयोगी रमन सोडी जो हैं वो, उनकी एग्रीकल्चर के ऊपर अच्छी पकड़ है, वो खुद एक किसान के बेटे हैं, वो जो हैं वो किसानों का जो इशू है वो एड्रेस करेंगे। और जो ट्रेडर्स के इश्यूज हैं वो भी मंत्री जी के सामने उठाए जाएंगे। तो स्वागत है तोमर जी पंजाब केसरी के ऊपर आपका। सबसे पहले तो ये कि इतने विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने जो तीनों बिल जो हैं वो पास कर दिए रात को पार्लियामेंट में। अब राज्यसभा में आएंगे तो इसके बाद ये कानून बन जाएगा। इतना विरोध हो रहा है इसके ऊपर, बिल की जब बिल टेबल किए गए थे उससे पहले किसानों का पक्ष जो जिन्हें स्टेक होल्डर माना जा रहा है सबसे बड़ा, क्या लिया गया था? देखिए, दरअसल जब कोई बिल सरकार में तैयार होता है तो मुख्य विषय रहता है कि बिल के पीछे नीयत क्या है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि किसान की माली हालत सुधरे, कृषि उत्पादन बढ़े और खेत की उत्पादकता बढ़े और खेती का जीडीपी में योगदान बढ़े। इस दृष्टि से मोदी सरकार ने एमएसपी को 1.5 गुना किया, 10,000 एफपीओ बनाने की योजना प्रारंभ की। पीएम किसान योजना के माध्यम से हर साल 75,000 करोड़ रुपया किसानों को देना प्रारंभ किया। 1 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आत्मनिर्भर पैकेज में प्रावधान किया, और सिर्फ प्रावधान ही नहीं किया, उसमें से 1,500 करोड़ रुपया अभी सहकारी समिति और बाकी जिन लोगों ने प्रोजेक्ट सबमिट किए उनको मंजूर भी कर दिया गया है। आज समय की आवश्यकता थी कि हमारे यहाँ कृषि उपज खुले, का व्यापार खुले। आप देखिए कि कोई भी उत्पादन करता किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, उसको अपना उत्पादन कितनी कीमत पर बेचेगा, किसे बेचेगा, ये अधिकार प्राप्त है। लेकिन किसान देश का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। यही अकेला एक ऐसा उत्पादन करता है जिसको इस बात का अधिकार नहीं है कि वो अपना उत्पादन अपनी मनचाही कीमत पर, मनचाहे जगह पर, मनचाहे व्यक्ति को बेच सके। उसे मंडी ही आना पड़ता है और मंडी आते समय उसके खर्चे भी बढ़ते हैं। मंडी में कभी उसका अनाज ठीक दाम पर बिकता है, कभी नहीं बिकता है, और इसलिए लगातार तमाम सारे कृषि संगठन, तमाम सारे कृषि विद्वान, अनेक लोगों हमेशा इस बात की रिकमेंडेशन करते रहते थे कि ऐसे रिफॉर्म आना चाहिए जिस पर किसान पर लगी बंदिशें खुलें। जी, कृषि उपज और व्यापार सरलीकरण और संवर्धन विधेयक के माध्यम से हमारी कोशिश है कि कृषि उपज मंडी के परिधि के बाहर जो क्षेत्र है
उस क्षेत्र में भी ट्रेड हो सके। यानी किसान अपने घर से, किसान अपने खेत से, किसान किसी वेयर हाउस से, जिसे चाहे अंतर्राज्यीय व्यापार में हिस्सा ले सके और उस पर कोई भी टैक्स दे ना हो। जी, हमारा यह विधेयक राज्य के एपीएमसी एक्ट को प्रभावित नहीं करता है। इस एक्ट से मंडियां खत्म नहीं होंगी। किसानों के पास विकल्प होंगे, एक मंडी का भी विकल्प होगा, एक मंडी के बाहर का भी विकल्प होगा। इस कानून के बनने के बाद प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अभी मंडी में जो लाइसेंसी हैं वही खरीद कर सकते हैं। इसके बाद अनेक और ऐसे लोग खड़े होंगे जो खरीद फरोख्त के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या कर सकते हैं। हर व्यक्ति को लाइसेंस नहीं मिलता। प्रतिस्पर्धा जितनी बढ़ेगी उतनी ही किसान की बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, और जितनी उसकी बार्गेनिंग क्षमता बढ़ेगी उतना ही उसको अपने उत्पादन का वाजिब मूल्य मिल सकेगा। इसलिए यह जो बिल है वह एक तौर से किसानों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने उत्पादन को बेचने के लिए किसानों के हित में बनाया गया है। इस पर किसी को गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। मंडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में आपका जो अलायंस पार्टनर है श्रोमणी अकाली दल पंजाब में, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है आप पर कि उन्होंने कई बार आपको विनती भी की कि इसको रिव्यू किया जाए और किसानों के तमाम तरह के जो शक हैं, डर हैं, खदशे हैं, उनको दूर किया जाए। उनका कहना है कि बीजेपी ने हमारी एक नहीं मानी, एक नहीं सुनी हमारी, इसलिए हमें कैबिनेट से भी बाहर आना पड़ रहा और इसके खिलाफ वोटिंग करनी पड़ रही है। क्या ये सच है कि आपने अकाली दल की बात नहीं सुनी? मैं इस अवसर पर सियासती सवालों का जवाब नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि इस समय ये बिल राज्यसभा में विचारार्थ विद्यमान है और बिल से संबंधित और किसान से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा। क्योंकि अगर इन बिलों को सियासती चश्मे से देखेंगे तो ना हम बिल के साथ न्याय कर पाएंगे, ना किसान के साथ न्याय कर पाएंगे। तोमर जी, आपने बोला है कि किसान जो है वो मंडी के बाहर फसल खरीद सके, फसल अपनी बेच सकेगा किसी भी ट्रेडर को। उसमें प्रोविज़न है कि कोई भी ट्रेडर जिसके पास पैन कार्ड है वो फसल खरीद सकता है। लेकिन किसानों का तर्क ये है कि जो एपीएमसी एक्ट के तहत मंडियों में जो आढ़ती होते हैं उनका फाइनेंशियल स्टेटस सरकार को पता होता है। उन्होंने अप्रूवल के लिए, अपनी लाइसेंसिंग के लिए फीस दी होती है, उनकी एक क्रेडिबिलिटी बनी हुई है। कोई नया ट्रेडर बाहर से आएगा जिसका फाइनेंशियल स्टेटस सरकार को पता नहीं है, कोई भी खरीद कर सकता है इस बिल के मुताबिक। तो वो उनको कंसर्न है कि जिस बंदे का, जिस व्यक्ति का हमें फाइनेंशियल स्टेटस नहीं पता, उसके ऊपर हम भरोसा कैसे कर लें? उनको बेचने के लिए कोई मजबूर थोड़ी कर सकता है। तो किसान सर कैसे तय कर पाएगा कि भरोसेमंद व्यक्ति कौन है? इस एक्ट को पास होने तो निश्चित रूप से जब किसान को ऐसा लगेगा कि उसको अपने उत्पादन का उचित मूल्य मंडी के बाहर मिल रहा है तो वो ट्रेड करेगा। हमारे देश का किसान बहुत समझदार है और पंजाब और हरियाणा का किसान तो बेहद समझदार है। जी मंत्री जी, पंजाब के किसान के मन में एक चीज़ का और डर है। वो एक केस स्टडी देते हैं। उनका कहना है कि 23 फसलों पर एमएसपी निर्धारित किया गया है, मगर पंजाब में मुख्य तौर पर 2 ही फसलों पर एमएसपी मिलता है। मुख्य तौर पर चावल पर और गेहूं पर एमएसपी मिलता है, बाकी मक्की हो गई, बाजरा या और जो फसलें हैं उन पर एमएसपी मिलता नहीं है। तो गारंटी सिर्फ 2 फसलों पर ही है। ऐसे में क्या गारंटी है कि आने वाले समय में एमएसपी की वैल्यू रहेगी? नहीं, मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही एमएसपी को बढ़ाया है और एमएसपी पर खरीद हो रही है। आने वाले कल में भी ये खरीद होती रहेगी। खरीफ की एमएसपी हम एक आध महीने में तय करके घोषित करने वाले हैं और एमएसपी से किसी भी प्रकार का संबंध निश्चित रूप से इस बिल से आता नहीं है। गेहूं और धान, इन दोनों फसलों को एफसीआई खरीदती है। दलहन और तिलहन को नेफेड खरीदता है, लेकिन दलहन और तिलहन
जो फसलें हैं उनके लिए राज्य प्रस्ताव भेजते हैं कि हमारे यहाँ से खरीदो, तो निश्चित रूप से हम उन राज्यों में खरीद करते हैं। लेकिन पंजाब सरकार से इस प्रकार का प्रस्ताव विगत दिनों में कभी प्राप्त हुआ नहीं। जी तोमर जी, एक जो रिजर्वेशन है फार्मर्स को, ये है उसमें बिल में एक प्रोविजन है कि यदि फार्मर का जिस व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साथ कोई विवाद हो जाता है, कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है या कमिटमेंट फुलफिल नहीं होती, तो फार्मर के पास ऑप्शन है वो एसडीएम के पास जाएगा और एसडीएम 30 दिन में उसको एड्रेस करेगा। लेकिन फार्मर्स ये बोल रहे हैं कि इससे लालफिताशाही बढ़ेगी, उनके पास अदालत में जाने का ऑप्शन होना चाहिए जो बिल में नहीं है। देखिए, दरअसल क्या है कि अदालत में जो भी विषय जाता है तो अदालत के पास काम बहुत है और अदालत के नियम कानून सुनवाई की प्रक्रिया भी काफ़ी व्यापक है। इसलिए वहाँ पर कोई भी किसान जाएगा तो उसको समय ज़्यादा लगेगा। पहली बात तो जब किसान और करारकर्ता के बीच में करार होगा तो विवाद की गुंजाइश ना के बराबर है। लेकिन अगर कभी विवाद होता भी है तो एसडीएम के पास ये विवाद जाएगा। एसडीएम किसान और व्यापारी दोनों से बात करके सुलह बोर्ड गठित करेगा। सुलह बोर्ड फैसला नहीं कर पाएगा तो एसडीएम के पास वो आएगा। एसडीएम को 30 दिन में अनिवार्य रूप से ये फैसला करना पड़ेगा। ये कानून में प्रावधान कर दिया है, 30 दिन के 31 दिन नहीं होंगे। दूसरा, इस बिल में ये भी प्रावधान है कि अगर फैसला किसान के विरुद्ध जाएगा तो किसान की ज़मीन से कोई वसूली नहीं की जा सकती। किसान से सिर्फ उतना ही पैसा वसूल किया जा सकता है जो खेती के लिए करारकर्ता के द्वारा उसको दिया गया हो। लेकिन अगर व्यापारी गड़बड़ करता है तो व्यापारी के विरुद्ध निर्णय जाएगा, तो व्यापारी को जितना करार में पैसा उल्लेख किया गया है वो भी देना पड़ेगा और 150% उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। तोमर जी, इसमें एक प्रोविज़न ये है कि जो ऑर्डिनेंस पास हुए हैं उसमें एक प्रोविज़न ये है कि इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट जो है उसमें कुछ राहत दी गई है। होर्डिंग्स जो हैं वो कमोडिटीज़ की जा सकती हैं, तो किसानों को ये रिजर्वेशन है कि इससे एक कारपोरेट सेक्टर है वो होर्डिंग्स ज़्यादा करेगा और महंगाई उससे बढ़ सकती है। तो क्या, क्योंकि यदि महंगाई बढ़ती है तो सरकार के लिए भी चैलेंज होगा, आरबीआई के लिए भी चैलेंज होगा, तो फिर वो ग्रोथ वाला जो सिनेरियो होता है, सारा इकोनॉमी होती है, वो भी गड़बड़ाएगी। क्योंकि सर किसान के पास तो क्षमता ही नहीं है ना स्टोर करने की, इसलिए किसान बोल रहा है कि अगर व्यापारी स्टोर करेगा तो स्वाभाविक तौर पर मार्केट में उस चीज़ का रेट ज़्यादा हो जाएगा। देखिए, दरअसल पहले से हर एक शंका नहीं करना चाहिए। एक तो आवश्यक वस्तु अधिनियम में सरकार के पास आपात स्थिति में सब प्रकार के अधिकार हैं। इस अमेंडमेंट के माध्यम से खाद्य पदार्थों को हम लोगों ने बाहर निकाला है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, सरकार का शिकंजा जितना कड़ा होता है तभी जमाखोरी और कालाबाजारी होती है। एक ज़माना था जब हमारे पास खाद्यान्न का अभाव था, उस समय यह एक्ट आवश्यक था, इसलिए कानून आया, इसका पालन भी हुआ। आज हम खाद्यान्न की दृष्टि से सरप्लस हैं, हमारे पास रखने को जगह नहीं है। अगर हम इसको खोलते हैं तो कालाबाजारी की गुंजाइश समाप्त होती है, जमाखोरी की गुंजाइश समाप्त होती है, इंस्पेक्टर और लाइसेंस राज समाप्त होता है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होता है। और दूसरा, जब कोई व्यक्ति प्रचुर मात्रा में उत्पाद को खरीद सकेगा, घोषित रूप से उसको रख सकेगा, उस पर किसी प्रकार का कानूनी प्रतिबंध नहीं है, तो इससे ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेगा, गांव-गांव में वेयर हाउस बढ़ेंगे, इसमें निजी निवेश भी आएगा और सरकारी निवेश के माध्यम से भी ग्रामीण गोदाम की योजना है, उसको भी हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं। उसके माध्यम से गांव-गांव में पैसा जा रहा है और जो 1 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उस फंड के माध्यम से भी गांव-गांव में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होने वाला है। तो हम सिर्फ कानूनी रिफॉर्म कर रहे हैं इतना ही नहीं है, हमने एमएसपी को 1.5 गुना करने के बाद लगातार इस बात की कोशिश की है कि
सरकार का पैसा, बैंक का पैसा, योजनाओं का पैसा ये किसान के खेत तक, उसकी जेब तक, खेती को समृद्ध बनाने के लिए नीचे पहुँचे। और इस दृष्टि से आपने देखा होगा कि विगत दिनों किसानों को 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जा सकता था, जिसको बढ़ाकर मोदी जी ने 15 लाख करोड़ की सीमा तय की। पहले 6 करोड़ लोगों को केसीसी मिलती थी, अभी 6 महीने के भीतर ही प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ 15 लाख लोगों को नई केसीसी में कवर कराए, जिसमें लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रवाह किसानों की जेब में गया। इस वर्ष हम लोग दिसंबर जनवरी तक 2.5 लाख लोगों को केसीसी के अंतर्गत कवर में लाएंगे। 2 लाख करोड़ से अधिक पैसा किसानों के पास पहुंचेगा। पीएम किसान का पैसा किसान के पास पहुंच रहा है, शासकीय योजनाओं की सब्सिडी किसान के पास पहुंच रही है, और किसान आने वाले कल में स्वतंत्र हो सके, और वो खेती तो स्वतंत्रता पूर्वक करे ही, लेकिन वो व्यवसाय के लिए भी स्वतंत्र हो सके, इसके लिए इस प्रकार के रिफॉर्म की आवश्यकता थी। ये रिफॉर्म भी हम लोग लेके आए। मंत्री जी, आपने बोला कि हमने सभी किसान जथेबंदियों के साथ बातचीत की, सभी सियासी जो लीडर हैं उनके साथ भी, अलग अलग राज्यों के लीडरों के साथ भी बातचीत की, मगर अगर आपने किसानों के साथ बातचीत की और उनका कंसेंट लिया, तो फिर जो सड़कों पर किसान जथेबंदियां हैं वो कौन सी हैं सर? देखिए, दरअसल क्या है कि ये सब सियासती मामला है। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेतृत्व को कहना चाहता हूँ, जब पंजाब राज्य का चुनाव हुआ तो पंजाब का घोषणा पत्र कांग्रेस का क्या था, और जब 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में आप कहते हो एपीएमसी एक्ट खत्म कर देंगे, अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ावा देंगे, सारा टैक्स मंडी का खत्म कर देंगे, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम शुरू करेंगे, ये घोषणा पत्र में कहते हो। और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हित में इस काम को करती है तो विरोध करने लगते हो। ये दो मुही राजनीति है, इससे लोगों ने बाज आना चाहिए। पर कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं कि बीजेपी इस बात पर झूठ बोल रही है कि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर मेरे से चर्चा की गई। चर्चा की गई मतलब दोबारा बोलना छोड़िए। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि बीजेपी या सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात पर झूठ बोल रही है कि मेरे साथ ऑर्डिनेंस के बारे में डिस्कशन की गई, क्योंकि आप ही के एक मंत्री जी की तरफ से यह बयान आया था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ इस बात को लेकर डिस्कशन की गई थी, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये डिस्कशन की गई थी। मैंने सोडी जी, वही मंत्री बोले इसकी जरूरत नहीं है, ये दोनों ऑर्डिनेंस उठा के देख लो, और कांग्रेस का पंजाब का और कांग्रेस का नेशनल जो मैनिफेस्टो है उसको उठाकर देख लो। कोई भी राजनीतिक पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो उस राजनीतिक पार्टी का चेहरा होता है। अगर उस मैनिफेस्टो से ये मेल खाते हैं तो अमरिंदर जी को समर्थन करना चाहिए, और अगर ये मैनिफेस्टो को विरुद्ध है तो विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं। तोमर जी, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये मान रहे हैं, उनका ये कहना है कि यदि ये सारे कानून पास हो जाते हैं, हालांकि काफ़ी प्रोविजंस इस कानून की जो हैं वो अच्छी हैं, किसानों के हित में हैं, लेकिन एक चीज़ वो जो मांग रहे हैं किसानों के साथ साथ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि यदि एमएसपी किसानों को इंश्योर कर दिया जाए, जैसे बताया गया है कि मंडी के बाहर भी ट्रेडिंग हो सकेगी, वहाँ पर भी एमएसपी प्रोटेक्ट कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि किसान जो है वो पैसिफाई हो जाएंगे, जो एक्सपर्ट्स का मानना है। देखिए, दरअसल क्या है, एमएसपी पहले भी कभी एक्ट का पार्ट नहीं थी ना भाई साहब, और एमएसपी आज भी इस पे एक्ट का पार्ट नहीं है। एमएसपी का इन विधेयकों से कोई लेना देना नहीं है, और एमएसपी पहले भी कानून का हिस्सा नहीं थी। ये भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है, और प्रशासकीय निर्णय आने वाले कल में रहेगा। इसको मैंने भी कहा है, इसको प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। तोमर जी, ये जो जहाँ जिस रीजन से हम बात कर रहे हैं, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी खासतौर पर, जहाँ पर इसका विरोध हो रहा है, ये देश का वो हिस्सा है जब खाद्यान्न का क्राइसिस हुआ करता था देश में, तो इस हिस्से में प्रोडक्शन के जरिए ही सारा, इसको फूड बाउल ऑफ कंट्री भी कहा जाता है।
तो जहाँ के किसान यदि किसी बात को लेकर एजिटेट हैं, सड़कों पर हैं, तो क्या सरकार के सामने बीइंग अ मिनिस्टर आप ये कहना चाहेंगे कि विकल्प बातचीत का अभी भी खुला है उनके लिए? क्या इस मुद्दे पर किसान संगठनों के साथ बातचीत हो रही है? यदि उनका कंसर्न आपको लगता है कि जेन्युइन है तो किसी मुद्दे पर उनसे बातचीत हो सकती है अभी भी? मतलब क्या रिव्यू होना चाहिए सर, अभी भी गुंजाइश है? कोई भी किसान इन दोनों एक्टों को पढ़ने के बाद उसे लगता है इस एक्ट का ये क्लॉज किसान के विरुद्ध है, खेती को नुकसान पहुंचाने वाला है, वो मेरे पास आ सकता है। आधी रात को भी उसके लिए मेरे दरवाजे चर्चा के लिए खुले। और मंत्री जी, मैं आपके ध्यान में फिर से लाना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि कोई भी ऐसा क्लॉज नहीं है जो किसानों के खिलाफ लिखा गया है, मगर पंजाब का किसान, जैसे मेरे सहयोगी ने बोला है कि अन्नदाता माना जाता है देश का, तो पंजाब के किसान के मन में इस बात का डर है। वो बोल रहा है कि पहले 23 फसलों पर एमएसपी निर्धारित किया गया था, मगर उनमें से मुख्य तौर पर सिर्फ 2 फसलों पर एमएसपी मिल रहा है। मक्की की फसल पिछले दिनों निर्धारित किए गए रेट से आधे रेट पर बिकी है। तो उनके मन में ये बहुत बड़ा डर है कि कल को ऐसा ना हो कि गेहूं और चावल की फसल की भी वैल्यू ना पड़े। नहीं, मैं समझता हूँ किसानों को इस मामले में बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र के किसान बहुत ही मेहनतकश किसान हैं। मैं उन सब का हृदय से बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं। और जहां तक एमएसपी का सवाल है, वो एमएसपी जारी रहेगा, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। और गेहूं और धान के अलावा दलहन और तिलहन की भी हम खरीद करते हैं। मैंने आपको पूर्व में भी कहा, पंजाब सरकार ने हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा, इसलिए हमने खरीद नहीं की। अगर अगले बार प्रस्ताव वो भेजेंगे तो दलहन और तिलहन की खरीद हम जरूर करेंगे। तोमर जी, एक मुद्दा गाँवों के विकास से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि पंजाब जहाँ पर स्टेट को एक बड़ा रेवेन्यू आता है, वो आता है गेहूँ और धान की खरीद से। अभी फिलहाल हाल फिलहाल जो गेहूँ की खरीद का सीजन होके हटा है, उसमें नियरली 23,000 करोड़ रुपए का आरबीआई ने जो फंड दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि 23,000 करोड़ रुपए के आसपास की जो है वो खरीद हुई पंजाब में गेहूं की। उसके ऊपर 8.5% के ऊपर सरकार को टैक्स मिलता है, जिसमें 3% मंडी फीस होती है, 3% रूरल डेवलपमेंट टैक्स होता है और 2.5% के आसपास की आड़त होती है। जो बताया जा रहा है कि इस एक्ट में बचेगी, किसान को उसका फायदा होगा और ट्रेडर ये पैसा बचाकर किसान को देगा। लेकिन दूसरी तरफ फार्मर का रिजर्वेशन ये है कि यदि रूरल डेवलपमेंट फीस सरकार बंद कर देगी, मंडियों में फसल नहीं जाएगी या ऑप्शनल जाएगी, तो उससे मंडियों का रेवेन्यू या स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, गाँव के विकास पर उसका फर्क पड़ेगा। उसको लेकर रिजर्वेशन है उनकी। गांव के विकास की दृष्टि से उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। राज्य के आय के स्रोत बढ़ाने चाहिए और केंद्र सरकार लगातार ग्रामीण विकास पर काफ़ी खर्च कर रही है। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के समय गांव-गांव में सड़कें बनाने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना लाई गई और नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सड़क योजना का 3rd फेज स्वीकृत कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत गांव-गांव में 1,25,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जाने वाली हैं। उस पर काम प्रारंभ हो गया है। 80,000 करोड़ रुपए का व्यय उस पर होगा। और ग्रामीण विकास हो या आपका कृषि हो, हर क्षेत्र में केंद्र सरकार लगातार पूरा पैसा पंजाब को दे रही है। और मनरेगा के अंतर्गत राज्य सरकार को कितना पैसा मिला है आप उनसे पूछ सकते हैं। पर सर, कल सुखबीर सिंह बादल का बयान आया कि 50 साल के बाद बड़ी मुश्किल से मंडीकरण बोर्ड को सेटल किया गया है, तो ऐसे में ये ऑर्डिनेंस मंडी बोर्ड को ख़त्म कर सकते हैं। नहीं, मैंने कहा ना कि मंडी बोर्ड राज्य के कानून के अंतर्गत बना है। राज्य चाहेगा तो खत्म कर सकता है, केंद्र न खत्म कर सकता है न खत्म करने की मंशा है। जी, तो एक बार फिर से मैं सवाल करना चाहूँगा कि जैसे आपकी भाईवाल पार्टी, गठजोड़ पार्टी ने आपकी ने पंजाब में ये प्रचार शुरू कर दिया है कि ये ऑर्डिनेंस किसानों के खिलाफ हैं, तो आपको लगता नहीं है कि जब आपका गठबंधन दल ही ऐसा प्रचार कर रहा है तो आने वाले समय में आपको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, बड़े अरसे बाद किसानों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले ये विधेयक आ रहे हैं। सबको इसका स्वागत करना चाहिए और समर्थन करना चाहिए। जी।